नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन की पिछली क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में हमने हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें नगरीय योजना का हमने अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था या फिर हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था उसका अध्ययन करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग सुखपूर्वक रहते थे। जैसा कि हमने बताया, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो उनके पास सुख सुविधाएं सारी होती थी। परिवार की बात करें तो परिवार मात्र सत्तात्मक होते थे। मात्र सत्तात्मक से तात्पर्य है कि घर की जो सबसे बड़ी महिला होती थी उसी के अनुसार घर चलता था। पितृसत्तात्मक से तात्पर्य होता है कि घर का जो सबसे बड़ा पुरुष होता है, पिता समान, उसके अनुसार परिवार चलता है, तो उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं। और घर की बड़ी महिला माता समान जो होती है उसके अनुसार घर के सारे कार्य चलते हैं, तो उसे मात्र सत्तात्मक कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के परिवार जो थे वह मात्र सत्तात्मक थे। यह कैसे कहा गया कि मात्र सत्तात्मक थे? तो इसके कई साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी नारी की मूर्तियां मिली हैं और साथ में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे यह कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार मात्र सत्तात्मक हुआ करते थे। समाज में विभिन्न वर्ग। समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जैसे कि विद्वान वर्ग, योद्धा, व्यापारी तथा शिल्पकार और श्रमिक। इस प्रकार इन चार वर्गों में समाज विभक्त था। कार्य के अनुसार या फिर व्यापार के अनुसार इन चार वर्गों में विभक्त था। परंतु यदि बात करें तो बड़े छोटे का कोई अंतर समाज में नहीं होता था, क्योंकि यह देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े भवन और छोटे घर साथ साथ में हुआ करते थे। इससे यह पता चलता है कि गरीब और अमीर व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता था। साथ ही हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक होते थे। युद्ध प्रिय नहीं थे, शांति प्रिय होते थे हड़प्पा सभ्यता में, क्योंकि युद्ध के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। भोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का। वस्त्र तो हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति सूती और ऊनी दो प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। आभूषणों के प्रयोग की जहां तक बात है तो आभूषण पुरुष और महिलाएं दोनों प्रयोग में लाते थे। पुरुषों में भी आभूषण पहने हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और महिलाओं में भी, और छोटे बड़े हर प्रकार के आभूषण तब प्रयोग में लाए जाते थे। जैसे कि बड़े आभूषणों में एक 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है। 6 लड़ियों वाला बड़ा हार प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न भी आ सकता है कि 6 लड़ियों वाला हार कहां से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा जो क्षेत्र है, स्थल है हड़प्पा, वहां से प्राप्त हुआ है 6 लड़ियों वाला हार। श्रृंगार प्रसाधन की जहां तक बात है, श्रृंगार प्रसाधन की ओर भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विशेष ध्यान था। श्रृंगार आज भी किया करते थे। इसके कई साक्ष्य हमें श्रृंगार के मिले हैं, जैसे कि चन्हूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। लालिमा के लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से? चन्हूदड़ों से। वहीं सिंदूर के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ और नौसारो, मेहरगढ़ और नौसारो ऐसे स्थल हैं जहां से नारी मृण मूर्तियों में की मांग में कुछ लाल रंग सा भरा हुआ देखने को मिला है। मृण मूर्तियों में लाल रंग सा मांग में भरा हुआ देखने को मिला है, जिसे सिंदूर माना गया है। और यह भी माना जाता है कि सिंदूर भरने के साक्ष्य जो हैं प्रारंभ में हड़प्पा से ही शुरू हुए होंगे, ऐसा कहा जाता है। मनोरंजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लोग मनोरंजन कैसे किया करते थे? तो पासे खेला करते थे। पासों का खेल होता था, जिसके साक्ष्य हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिट्टी और पत्थर दोनों प्रकार के पासे बने हुए प्राप्त हुए हैं। वहीं नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई भी इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। और साथ ही
कच्छ की खाड़ी में एक कुरन नाम का गांव है, उसके समीप 2 विस्तृत स्टेडियम प्राप्त हुए हैं। कच्छ की खाड़ी में कुरन गांव के समीप 2 विस्तृत बहुत बड़े स्टेडियम प्राप्त हुए हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि दौड़ भाग वाले जो खेल होते थे वह इन स्टेडियम में करवाए जाते होंगे। यह प्रश्न भी आ सकता है कि 2 बृहद स्टेडियम या विस्तृत स्टेडियम कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वह हैं कच्छ की खाड़ी से या फिर कुरन गांव से। इसके साथ साथ धार्मिक उत्सव और समारोह भी समय समय पर हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि एक बड़ा स्नानागार, बृहद स्नानागार मिला था, जिसका प्रयोग धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि धार्मिक उत्सव भी समय समय पर होते थे और समारोह भी समय समय पर होते रहते थे। तो इस प्रकार से यह सामाजिक जीवन की बात हुई। इसमें छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे कि ऑप्शनल एक शब्द के, और उसी में कुछ बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे कि बड़े प्रश्न कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं कि कथन दिया रहता है, उसका कारण कथन को सही स्पष्ट करता है या सही व्याख्या करता है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो भी इससे बन सकते हैं। और साथ ही निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या गलत है या क्या सही है, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, जिसमें 3-4 बिंदु नीचे दिए रहते हैं। जैसे कि एक प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है। तो पहला हो सकता है उसमें कि हड़प्पा सभ्यता के परिवार मातृसत्तात्मक थे। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। और चौथा, हड़प्पा सभ्यता में केवल महिलाएं ही आभूषण का प्रयोग करती थी। यदि इस प्रकार का प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन सा सत्य है, तो हमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि बाकी ऊपर के 3 तो सत्य हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता में केवल महिलाएं ही नहीं वरन पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन, उसमें हम टिक करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इससे बन सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन की, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले इसमें आता है कृषि। सिंधु घाटी की जो भूमि थी वह अत्यंत उपजाऊ थी। सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। क्यों थी? क्योंकि हमने देखा है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर ही जो है सिंधु घाटी के स्थल थे। या अन्य स्थलों की भी बात करें हड़प्पा सभ्यता के, तो वो भी ज्यादातर नदियों के किनारे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो नदियों के किनारे ज्यादातर स्थल थे। तो नदियां पहाड़ से उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती थी और यहाँ छूट जाती थी वह मिट्टी मैदानी भाग में, तो उससे वह मिट्टी जो है वहां की काफी उपजाऊ, भूमि वहां की काफी उपजाऊ हो चुकी थी। मुख्य फसल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। गेहूं और जौ मुख्य फसल थे। इससे यह भी पता चलता है कि गेहूं और जौ का जो समय होता है वह सितंबर अक्टूबर से लेकर के मई जून तक का समय होता है। तो इसी फसल का ज्यादातर प्रयोग इसमें किया जाता था, रबी की फसल का। यहां अनुमान लगाया जाता है कि बरसात के समय में यहां बाढ़ आया करती थी नदियों में, जिससे कि ऊपर नगर तक बाढ़ भर जाती थी, जिससे उस समय फसल बो पाना उतना संभव नहीं होता था। जब बाढ़ उतर जाती थी तो तब वहां पर गेहूं जौ इत्यादि फसलें बोई जाती थी, तो वहां की मिट्टी भी उपजाऊ होती थी और फसल भी अच्छी होती थी। आगे है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी हड़प्पा सभ्यता को ही जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही जाता है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय, यह प्रश्न भी कई बार आता है कि सबसे पहले कपास पैदा करने के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के काल में ही सबसे पहले कपास पैदा किया गया है। चूंकि यह सिंधु जो क्षेत्र था वहां सबसे पहले कपास पैदा किया गया, इसलिए यूनानी लोग इसे सिंदन भी कहते हैं। यूनानी लोग कपास को सिंदन भी कहते हैं। सिंधुवासी हल के प्रयोग से परिचित थे। अब बात आती है कि कृषि करते थे, तो कृषि किस प्रकार से करते थे? हल का प्रयोग जानते थे या फिर अन्य उपकरणों से वह बीज बोया करते थे? तो यह साक्ष्य मिले हैं कि वह हल के प्रयोग से परिचित थे। कहां कहां से साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से प्राग सिंधु काल में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राग सिंधु काल में, अर्थात प्राग यानी कि
पूर्व सिंधुकाल, सिंधुकाल प्रारंभ होने के समय वहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग खेत जोता करते होंगे। दूसरा, बनवाली में मिट्टी के बने हल का प्रारूप मिला है। बनवाली में एक मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, जिससे यह भी पता चलता है कि हल किस प्रकार का होता है, उसका क्या कार्य होता है। इससे हड़प्पाई लोग क्या थे, परिचित थे। आगे बात करते हैं पशुपालन की। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन का विकास भी हड़प्पा सभ्यता के काल में हुआ। पालतू पशु क्या क्या थे, तो प्रमुख पालतू पशुओं में आता है बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता आदि। यह हड़प्पा कालीन लोगों के पालतू पशु थे। और सबसे प्रिय, विशेष प्रिय इनको जो पशु था वह है कुबड़दार वृषभ या फिर कुबड़ वाला सांड। यह सबसे ज्यादा प्रिय था। यह कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मोहरों में हमें कुबड़दार वृषभ बना हुआ प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि यह सबसे प्रिय पशु उनका रहा होगा। साथ ही हमने यह बताया था कि कुत्ता मानव का सबसे पहला पालतू पशु है, जो कि पाषाण काल से ही मनुष्य पालते हुए आया है। अब साथ में बिल्ली भी हड़प्पा सभ्यता में पाली गई है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि बिल्ली के भी पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। साथ ही यह बात आती है कि हाथी, ऊंट और घोड़ा, इनसे हड़प्पाई लोग परिचित थे या नहीं थे, यह प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो हाथी से हड़प्पा के लोग परिचित थे। कैसे, क्योंकि हमें हाथी दांत के प्रयोग से बहुत सारी वस्तुएं बनी हुई मिली हैं। बहुत सारी वस्तुओं में हाथी के दांतों का प्रयोग हुआ है, ऐसा प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है कि हाथी से हड़प्पाई लोग परिचित थे। बात करते हैं ऊंट और घोड़े की। तो ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता। जो मोहरें बनी हुई हैं, जैसे कि हमने कहा कि कुबड़दार वृषभ का तो मोहरों में बहुत प्रयोग है, लेकिन और उसके साथ साथ और पशुओं का भी प्रयोग है, गैंडे का भी प्रयोग है और अन्य पशुओं का भी है, परंतु ऊंट और घोड़े का मोहरों पर प्रयोग नहीं है, कहीं पर अंकन किया गया नहीं है। परंतु घोड़े के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। घोड़े का अस्तित्व कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से, सुरकोटड़ा से और लोथल से घोड़े की संदिग्ध मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और साथ ही ऊपरी जबड़ा, एक जानवर का ऊपरी जबड़ा, दाहिना ऊपरी जबड़ा मिला है, जिस पर यदि रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि वह घोड़े के ऊपरी जबड़े से मिलता हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि घोड़े से उस समय के जो व्यक्ति थे वह परिचित थे। और वहीं ऊंट के भी जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो हालांकि परिचित तो थे, लेकिन पालतू पशुओं, पालतू घोड़े और ऊंट को पालतू बनाने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि घोड़ा और ऊंट पाला जाता था, तो ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन हुआ। इससे कई प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले कपास उत्पादन कब किया गया, तो सिंधु काल में ही किया गया। और दूसरा, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त हुआ है, बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो आर्थिक जीवन में हमने आज कृषि और पशुपालन देखा। आर्थिक जीवन में आगे अन्य चीजें भी हैं, जैसे कि व्यापार और उद्योग धंधे, वाणिज्य वगैरह। तो उसके विषय में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।